हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्टे सेफ। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल वर्सेस सी सेक्शन की। नॉर्मल वर्सेस सी सेक्शन में मैं आपको ये बताऊंगी उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और डिलीवरी जो है वो बेस्ट कौन सी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ नेचुरल और नॉर्मल होती है वो ऑलवेज बेस्ट होती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सी सेक्शन जो किए जाते हैं वो खराब हैं या गलत होते हैं या बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार जो है रिस्क होने से अच्छा बेबी पे या मदर पे आप सी सेक्शन जो है डॉक्टर बोल रहा है तो वो करवाना बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सी सेक्शन जो है 2 टाइप से की कंडीशन में किए जाते हैं। एक होता है इलेक्टिव सी सेक्शन एंड सेकेंड वन इज जो कि इमरजेंसी सी सेक्शन होता है। इलेक्टिव सी सेक्शन की हम अब बात करते हैं। मेरा जो था खुद का वो एक इलेक्टिव सी सेक्शन था। मुझे पहले से ही बता दिया था डॉक्टर ने, मुझे 7th मंथ से ही उन्होंने बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कई बार बेबी की पोजीशन जो है 8th मंथ में चेंज हो जाती है, जो कि आपका 36 वीक में आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, 34 वीक या 36 वीक के बीच में। तो अगर उसमें बेबी की पोजीशन आ जाती है कि बेबी जो है अपनी सही पोजीशन में आ गया है, हेड डाउन पोजीशन में, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। मुझे और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। बट ब्रीच पे भी मेरा जो है वो सीधा नहीं हुआ। मैंने सारे जो है एक्सरसाइजेज वगैरह देख के की थी, लेकिन वो कोई भी इफेक्टिव नहीं हुई। ये जो आपको पिक में दिख रहा है ये सब ब्रीच पोजीशन है, फ्रैंक, फुटलिंग, ट्रांसवर्स लाई एंड कंप्लीट। इन सब में जो है इलेक्टिव सी सेक्शन किया जाता है आपका। एंड नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा की पोजीशन। नॉर्मल प्लेसेंटा है तो उसमें वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, बट इन प्लेसेंटा प्रेविया, जिसमें कि डॉक्टरों को खतरा होता है कि प्लेसेंटा जो है बेबी से पहले डिलीवर होगा तो वो बेबी के लिए बहुत खतरनाक है, तो इसलिए उसमें इलेक्टिव सी सेक्शन किया जाता है। देखिए, मेरे को लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, वो दोनों सेम चीज़ होती है क्या? प्लेसेंटा जो होती है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच होती है और वो डेवलप होती है जब फीटस और मदर के टिश्यूज से ही वो डेवलप होती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं जब भी बनता है प्लेसेंटा, पहले से नहीं होता है यूट्रस में। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा से ही डेवलप होके बेबी से कनेक्ट करती है, सो दैट कि उसको न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन जो है सप्लाई होती रहे। तो ये था इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट आता है जो है हमारा कि कोड का जो है, अगर बच्चे की गले में अटकी हुई है या कुछ ऐसी पोजीशन में है जिसमें कि कंफर्टेबल नहीं है बच्चे का फीटल डिस्ट्रेस होने का खतरा है, तो उसमें जो है इलेक्टिव सी सेक्शन डॉक्टर पहले ही बोल देता है आपको कि इतने मंथ होने के बाद हम आपका सी सेक्शन कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा हम इस पर बियर नहीं कर सकते। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा बच्चा जो है मूव करना कम कर देता है, मूवमेंट उसकी कम हो जाती है, तो इसलिए फिर आपका इलेक्टिव सी सेक्शन होता है। और भी इसमें रीजंस होते हैं, जैसे कि आपका पहले अगर सी सेक्शन 1 हुआ है, 2 सी सेक्शन हुए हैं, तो 3rd भी आपका सी सेक्शन ही होगा। इवन इन माय केस मेरा 2nd के लिए मैंने बोला था डॉक्टर को कि वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था येस यू कैन गो फॉर वेजाइनल डिलीवरी। बट जब डॉक्टर ने मुझे 35 वीक में मेरा अल्ट्रासाउंड देखा तो मेरा स्कार साइज बिल्कुल ओके था, बिकॉज स्टार्टिंग में स्कार साइज 9 mm होता है जब आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, 6 वीक प्रेग्नेंट होते हैं जब आप, और जो 34 वीक्स या 36 वीक्स जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जब जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपका डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 3.3 से लेकर 3.8 तक या 4 तक आपका स्कार साइज रहता है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं, वो अच्छा स्कार साइज है। तो ये मेरा अल्ट्रासाउंड था, ये 38 वीक्स गेस्टेशनल एज दिखा रहा था अल्ट्रासाउंड में, और 3.6 बेबी का वेट था, और मेरा जो स्कार साइज आया था वो 5 mm आया था। तो डॉक्टर ने कहा था काफी अच्छा है, लेकिन बेबी का वेट इतना है कि यूट्राइन रप्चर होने के जो खतरे हैं वो ज्यादा हो सकते हैं उससे। सी सेक्शन ही किया, ऐसा नहीं था कि इमरजेंसी सी सेक्शन था। उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया कि बेटा कई बार ऐसा होता है, जैसे कि फर्स्ट जो सी सेक्शन के आपके स्कार हैं वो कई बार वीक हो जाते हैं, बेबी का वेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो वीक होने के कारण जो टिश्यूज है ना वो रप्चर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसमें यूट्राइन रप्चर का खतरा होता है। यूट्राइन रप्चर होने के बाद क्या होता है, बच्चा यूट्रस से निकलकर आपके टमी में आ जाता है, जो कि एक खतरनाक चीज है। तो उसमें करना सिजेरियन ही पड़ता है, तो बच्चे को भी रिस्क हो जाता है और मदर को भी रिस्क हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हम आपका सी सेक्शन ही करेंगे, क्योंकि बच्चे का वेट 3.6 kg हो गया है। देन आपका इमरजेंसी सी सेक्शन में क्या होता है, बच्चे का एकदम जो है प्लेसेंटा पहले नॉर्मल था, और इन पेन जो है वो प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज हो गई है, तो आपका डॉक्टर को पता लगता है कि एकदम चेंज हुआ है, या फिर आपका एंड टाइम पे डॉक्टर रिस्क लगता है जिससे कि मदर को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो आपका इमरजेंसी सी सेक्शन होता है। बेबी का सिर मान लीजिए बहुत ही लार्ज है, जो कि सर्विक्स के थ्रू पास नहीं हो पा रहा है मदर के, तो आपका इमरजेंसी सी सेक्शन किया जाता है। आपके प्रोलोंग्ड लेबर हो गए हैं तो फीटल डिस्ट्रेस होने का खतरा
खतरा होता है, दैट मीन्स कि फीटल को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा है, उसकी हार्ट बीट एकदम कम होने लग गई है, तो इस केस में डॉक्टर आपको पहले ही बता देता है कि नहीं, आपका बेबी बिल्कुल नीचे नहीं खिसक रहा होता है, तो कई और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया होता है आपको कि लेबर में हैं आप और बच्चा बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा है और हार्ट बीट उसकी कम होती जा रही है, तो उसमें भी आपका इमरजेंसी सी सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है कि बच्चे ने पू अंदर ही कर दी है, तो उसे बोला जाता है स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड, जिससे कि क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो पू गई है उससे सारा का सारा जो है वो इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाता है और उसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें बच्चे को जो है ऑक्सीजन लेने में दिक्कत है और हर चीज़ में उसको दिक्कत होने लग जाती है, तो उसमें एक इमरजेंसी सी सेक्शन किया जाता है। ये कुछ केसेस हैं जिसमें कि इमरजेंसी सी सेक्शन आपका किया जाता है। यू नेवर नो आपकी सिचुएशन क्या बनती है जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं, तो इसलिए प्लीज बी प्रिपेयर। हमेशा अपने माइंड में एक चीज प्रिपेयर करके रखिए कि मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हो रहा है या कोई भी मोड ऑफ डिलीवरी है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आपने अपनी स्ट्रेंथ लूज नहीं करनी है, बिकॉज साइकोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये चीज मैंने खुद अपने ऊपर आजमा के देखी है। साइकोलॉजी आपकी रिकवरी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप सब पॉजिटिव सोच रहे हैं, सब अच्छा सोच रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं, चाहे वो आपका इमरजेंसी सी सेक्शन है, चाहे वो आपके कोई भी मोड है डिलीवरी का। तो इसलिए आपको कभी भी जो है ये नहीं सोचना है नेगेटिव कि अगर आपके घर में ही कोई आपका रिलेटिव बोल रहा है कि नहीं ये होएगा तो ऐसे हो जाएगा, सी सेक्शन अच्छा नहीं होता, उसमें तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर ये बोलता है कि 3 मंथ के बाद आप सारी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हो जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी वाला बंदा करता है। आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप डेली रूटीन के हर वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 मंथ तक ये बताया जाता है। और देखिए आपका अगर 1 से ज्यादा सिजेरियन है तो इतना रिस्क नहीं है। अगर आपके 2 से ज्यादा सिजेरियन है, 3rd सिजेरियन है, तो डॉक्टर आपको ये कहता है कि आपको जो है वजन वगैरह नहीं उठाना है ज्यादा। तो वो चीज मुझे लगता है कि आप अगर फॉलो जितना ज्यादा करेंगे तो उतना ज्यादा बेटर है वो इस चीज के लिए। अब प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखिए दोनों ही डिलीवरी में प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। सिजेरियन में थोड़े ज्यादा हैं, बिकॉज सिजेरियन केस जो होता है उसकी रिकवरी जो है थोड़ी लेट होती है। पेन दोनों डिलीवरी में होता है, लेबर में भी पेन होता है। सिजेरियन में आफ्टर पोस्ट डिलीवरी बहुत पेन होता है स्टिचेज में, जब एनेस्थीसिया खत्म हो जाता है तो हमें लगता है कि हम चल कैसे पाएंगे, हर चीज एक चैलेंजिंग जॉब होती है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है नॉर्मल डिलीवरी वाली मदर जल्दी करा सकती है। सिजेरियन डिलीवरी वाली मदर को भी बोल दिया जाता है तुरंत 24 आवर्स में करवाने के लिए, बट उनके में थोड़ा सा डिले हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट के। नॉर्मल डिलीवरी वाला पेशेंट जो होता है वो विद इन 2 डेज अपने घर चला जाता है, और सिजेरियन डिलीवरी वाले को हॉस्पिटल स्टे जो है वो थोड़ा उसका लॉन्ग होता है, 3 to 4 डेज उन्हें रुकना पड़ता है। और नॉर्मल डिलीवरी में जो होता है आपको परहेज जो है वो आपको कम बताते हैं खाने पीने के हर चीज के। सिजेरियन डिलीवरी में जो है आपको एटलीस्ट 6 वीक्स तक जो है अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा टेक केयर करना होता है और डॉक्टर की सारी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी होती हैं। और 3 मंथ तक जो है मेरा मानना यह है कि 3 मंथ तक अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो वो दी बेस्ट होता है। और देखिए दोनों ही मोड ऑफ डिलीवरी जो हैं अपने आप में बेस्ट हैं। आप एक नए बच्चे को, आप एक नई जान को इस धरती पे ला रहे हैं, वो अपने आप में मिरेकल है। तो इसलिए मदरहुड की जो जर्नी है ना उसे आप खुशी खुशी एंजॉय कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा ये डिलीवरी हुई है या मेरी वो मोड ऑफ डिलीवरी हुई है। और डरने की तो इसमें देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे भी आपकी डिलीवरी होनी है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इस चीज को लेट इट बी, छोड़ दीजिए। हैव फेथ इन गॉड एंड इन योर डॉक्टर। वो जैसा आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप वैसा करिए। और देखिए कोई भी मोड है डिलीवरी का, बिल्कुल भी इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपका सिचुएशन जैसी भी बनती है, गो फॉर इट एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी एंड योर पेरेंटहुड। थैंक यू।